गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अल्फा मेंटर्स। माय नेम इज़ ईशांत। और जैसा कि आप सभी लोगों की डिमांड थी कि हम हमारा राजस्थान से जो चैप्टर नंबर 8 है उसको कवर करें, तो आज जो है हम चैप्टर नंबर 8 गवर्नमेंट एफर्ट्स फॉर पब्लिक अवेयरनेस एंड सोशल रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। चैप्टर को लास्ट तक पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि जो चैप्टर है वो हमसे कहना क्या चाहता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि गवर्नमेंट के एफर्ट्स क्या हो सकते हैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए, और उसी के साथ में कौन कौन से सोशल रिफॉर्म्स जो हैं वो हमको पास के टाइम पे भी देखने को मिलते हैं और प्रेजेंट के टाइम पे भी जो गवर्नमेंट है हमारी वो कुछ स्कीम्स की वजह से स्कीम्स लेकर के आती है, कुछ प्रोग्राम्स लेकर के आती है, कुछ योजना लेकर के आती है और किन किन लोगों के लिए लेकर के आती है, इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अवेयरनेस जो है वो पावर को क्रिएट करता है और उसी के साथ में जो रिफॉर्म्स हैं वो प्रोग्रेस को क्रिएट करते हैं। सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म्स जो हैं वो टाइम टू टाइम आने ज़रूरी हैं और पास की जिस तरीके से इंडिया की, राजस्थान की हमारी हिस्ट्री रही है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए जो रिफॉर्म्स हैं उनकी नीड हमको थी। और ये कौन कौन से रिफॉर्म्स थे, जैसे कि विमेंस के कंटेक्स में हम देख सकते हैं, अनटचेबिलिटी के कंटेक्स में देख सकते हैं, चाइल्ड लेबर जो होता है उसके कंटेक्स में रिफॉर्म्स को देख सकते हैं। उसी के साथ साथ में जो जमींदारी सिस्टम था, जो भूदान आंदोलन की स्टार्ट किया गया था, उन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट क्यों थी, वो किस तरीके से हुए और उन सब के बाद उनके रिजल्ट्स क्या थे, और प्रेजेंट के टाइम पे भी जब गवर्नमेंट हमारे लिए योजना को लेकर के आती है, स्कीम्स को लेकर के आती है, प्रोग्राम्स को लेकर के आती है, तो किस तरीके से वो सारी चीज़ें काम करती हैं और फाइनली उनके रिजल्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज के चैप्टर में हम चैप्टर नंबर 8 के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इंडिया, हमको पता है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री होने का मतलब क्या हो गया कि जो पावर है वो लोगों के अंदर लाई करती है। पावर लोगों के अंदर किस तरीके से लाई करती है, जैसे कि जो इंडिया के लोग हैं वो इलेक्शंस के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि ये पावर लोगों को दी गई है। और उसी के साथ में जब इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है तो जो गवर्नमेंट है वो यहाँ के सिटीजन्स के लिए एवरी स्टेप पे, एवरी लेवल पे उनके वेलफेयर के लिए काम करेगी। चाहे वो सोशल तरीके से किया जाए, पॉलिटिकल तरीके से किया जाए, फाइनेंशियली तरीके से किया जाए, कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है वो वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स एट एवरी लेवल, हर लेवल पे, ठीक है, एवरी लेवल पे आपको सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए काम करना है, क्योंकि इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक डेमोक्रेटिक नेशन है। तो ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और लोगों के लिए जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल होती है, जिस वजह से गवर्नमेंट अलग अलग स्टेप्स लेकर के आती है, अलग अलग रिफॉर्म्स लेकर के आती है और अलग अलग प्रोविजंस लेके आती है, जिसकी वजह से जो है लोगों का वेलफेयर होता हुआ नजर आए। डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वलिटी एंड जस्टिस इन सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल लाइफ। अब डेमोक्रेसी होने का मतलब कि हमको इक्वलिटी को भी प्रमोट करना है। इक्वलिटी यानी कि हम जब पास्ट हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं या हिस्ट्री का कोई एक ऐसा चैप्टर जिसमें विमेंस, कास्ट और रिफॉर्म्स के बारे में हम जब पढ़ रहे थे या जब हमने उस क्लास को समझा था, तो उस टाइम पे हमने देखा था कि कई बार इक्वलिटी वहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ें हमारे सामने आती थी। और उसी के बाद में जब डेमोक्रेसी है, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने इक्वलिटी को प्रमोट किया, इक्वलिटी लाने की बात कही, और इंडिया जो है वो अब किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, सभी को इक्वल तरीके से देखेगा। लॉ के लिए सभी लोग जो हैं वो इक्वल हैं। तो ये इक्वलिटी हम सोशल तरीके से भी प्रमोट करते हैं, इकोनॉमिक तरीके से भी प्रमोट करते हैं और पॉलिटिकल तरीके से भी प्रमोट करते हैं। पॉलिटिकल तरीके से यानी कि मेंस और विमेंस जो हैं, ठीक है, 18 ईयर से अबव हैं, तो उनको जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, उनके साथ उनको वोट देने का समान अधिकार मिलेगा। सोशल तरीका यानी कि कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किसी को भी लोअर कास्ट या अपर कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, अपॉर्चुनिटीज में, जॉब की अपॉर्चुनिटीज में कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और उसी के साथ में जब हम इकोनॉमिक इक्वलिटी को प्रमोट करने की बात करते हैं तो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेजेस, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में बात करते हैं। यानी कि जब हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और डेमोक्रेसी जो है वो इक्वलिटी को प्रमोट करती है, तो इक्वलिटी इन तीनों स्टेप्स पे प्रमोट की जाएगी, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल तरीका हो, चाहे वो इकोनॉमिकल तरीका हो, इक्वलिटी को इन तीनों बेस के ऊपर प्रमोट किया जाएगा।
द गवर्नमेंट मेक पब्लिक वेलफेयर लॉज टू इम्प्रूव सोशल हार्मनी एंड इकोनॉमिक बैलेंस। अब गवर्नमेंट क्या करती है पब्लिक वेलफेयर के लिए, कई बार कुछ लॉज लेकर के आती है, कुछ एक्ट्स लेकर के आती है, कुछ स्कीम्स लेकर के आती है, कुछ प्रोविजंस लेकर के आती है। इनकी वजह से जो लोगों की इकोनॉमिक बैलेंस है, जो सोशल उनकी हार्मनी है, वो प्रॉपर तरीके से बैलेंस होती हुई नजर आए। अब सोसाइटी के अंदर जब डिस्क्रिमिनेशन है कास्ट के बेसिस पे या अनटचेबिलिटी जैसे क्राइटेरिया हम अगर आज भी फॉलो कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, गवर्नमेंट उन लोगों के लिए अकाउंटेबल है जिन्होंने उनको वोट दे करके जिताया है। तो गवर्नमेंट क्या काम करेगी, उन सभी लोगों के लिए कुछ ऐसे लॉज लेकर के आएगी या कुछ ऐसी स्कीम्स लेकर के आएगी जिसकी वजह से एक इकोनॉमिक या सोशल जो बैलेंस है सोसाइटी के अंदर वो बना रहे। दिस लॉ एम्स टू इंश्योर इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटीज एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल सिटीजन। और ये लॉज कैसे काम करते हैं, तो ये लॉज जो हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, सभी को इक्वल राइट्स इंश्योर करवाने की बात कहते हैं। यानी कि मैन है, विमेंस है, किसी भी कास्ट से कास्ट का है, किसी भी जेंडर का है, या उसके प्लेस ऑफ बर्थ से किसी भी बेसिस पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो यही हो गया इक्वल राइट्स। और उसी के साथ में जब हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ जैसे जॉब्स के अंदर बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, चाहे मेल है फीमेल है, तो उनको उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है या उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उसी के हिसाब से यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और यही सारी जो चीज़ें हैं वो सारे सिटीजन्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इस वजह से जो गवर्नमेंट है वो कई बार ऐसे लॉज लेकर के आती है। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या समझा कि जिस तरीके से इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम इक्वलिटी को प्रमोट करते हैं, इक्वलिटी सोशल तरीके से, इकोनॉमिक तरीके से और पॉलिटिकल तरीके से, तीनों बेसिस पे हम इक्वलिटी को प्रमोट कर रहे हैं। और उसी के साथ में गवर्नमेंट जो है वो कई बार पब्लिक के वेलफेयर्स के लिए कुछ लॉज लेकर के आती है ताकि उनकी सोशल हार्मनी और इकोनॉमिक बैलेंस जो है सोसाइटी के अंदर वो बना रहे। और उसी के साथ में ये लॉज जो हैं वो इक्वल राइट्स को इंश्योर करते हैं, उसी के साथ में अपॉर्चुनिटीज़ को इंश्योर करते हैं और डेवलपमेंट्स के काम भी करते हैं सभी सिटीजन्स के लिए। ठीक है, अब ऐसे ही एक रिफॉर्म के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है भूदान मूवमेंट एंड लैंड रिफॉर्म्स। यानी कि लैंड रिफॉर्म्स आपको समझ में आ रहा है, ये जो भी रिफॉर्म्स है वो लैंड से रिलेटेड है। तो जब जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, यानी कि पास्ट सिस्टम में जब ब्रिटिशर्स का रूल था, मराठास और इन सब चीज़ों को हम समझ रहे थे किन्हीं चैप्टर्स के अंदर, तो हमने वहाँ पे एक वर्ड सुना था जमींदारी सिस्टम। अब ये जमींदारी सिस्टम जो था वो कहीं ना कहीं अनइक्वल ऑनरशिप और सोशल इनजस्टिस को क्रिएट कर रहा था। सोशल इनजस्टिस को कैसे क्रिएट कर रहा था, यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा है और कुछ ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है, यानी कि डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी हमको देखने को मिलती थी। ठीक है, तो अनइक्वल लैंड की जो ऑनरशिप थी और उसी के साथ में जो सोशल इनजस्टिस था हमारा, इन सब के चलते जो जमींदारी सिस्टम है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर एक इम्प्रॉपर बैलेंस क्रिएट कर रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स लाने की जरूरत पड़ी। आफ्टर इंडिपेंडेंस, अब इंडिया जो है वो 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, यानी कि 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट होता है इंडिया, यानी कि अब इंडिया जो है वो पूरी तरीके से फ्री है। तो इंडिपेंडेंस के बाद से क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो एबॉलिश करती है जमींदारी सिस्टम को, कैसे, कुछ लीगल रिफॉर्म्स ला करके, यानी कि कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लाएंगे जिसकी वजह से जो जमींदारी सिस्टम है, जमींदारी सिस्टम सोसाइटी के अंदर सोशल इनजस्टिस को और अनइक्वल लैंड ऑनरशिप को क्रिएट करा है उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे रिफॉर्म्स की हेल्प से इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। लैंड डिस्प्यूट एंड इरेगुलर ऑनरशिप कोज वायलेंस इन मैनी रीजन्स। ठीक है, अब क्या हो रहा था कि लैंड के जो डिस्प्यूट्स चल रहे थे और इरेगुलर ऑनरशिप जो थी, इसकी वजह से कई रीजन्स जो थे इंडिया के, राजस्थान के, वहां पे वायलेंस क्रिएट हो रहा था। और वायलेंस क्रिएट होना जो है वो लोगों के लिए, गवर्नमेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, जिसकी वजह से ऐसे रिफॉर्म्स की हमको रिक्वायरमेंट थी, ऐसे रिफॉर्म्स की हमको नीड थी, जिसकी वजह से जो लैंड के डिस्प्यूट्स हैं, जो अनइक्वल ऑनरशिप जैसे क्राइटेरियाज हैं, सोशल इनजस्टिस जो सोसाइटी के अंदर फैल रहा है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं कम हो या बिल्कुल खत्म हो जाए। तो अब हमारे सामने लैंड रिफॉर्म्स के कंटेक्स्ट में एक नाम आता है विनोबा भावे। विनोबा भावे जो हैं वो भूदान मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं, जैसा कि हमारा टॉपिक का भी नाम है भूदान मूवमेंट एंड लैंड रिफॉर्म्स। तो भूदान मूवमेंट को स्टार्ट कौन करता है, तो ये इंपॉर्टेंट नाम है विनोबा भावे।
कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो पोचमपल्ली तेलंगाना से इस मूवमेंट को स्टार्ट किया जाता है। और आपसे डेट पूछी जाए कि कौन सी डेट को स्टार्ट होता है ये, तो 18 अप्रैल 1951 को ये स्टार्ट होता है। यानी कि 1947 के बाद जब ये इंडिपेंडेंस हो गया था, इंडिया पूरी तरीके से आज़ाद हो गया था, तो उसके 2-3 साल बाद 1951 का एक पर्टिकुलर ईयर आता है, 18 अप्रैल का मंथ था, ठीक है। और वहां से विनोबा भावे जो हैं वो भूदान मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। और कहाँ से, तो पोचमपल्ली तेलंगाना के अंदर एक कोई जगह है जहाँ से इस मूवमेंट को स्टार्ट किया जाता है। द मूवमेंट इनकरेज लैंडलॉर्ड्स टू डोनेट 1/6 ऑफ देयर लैंड। अब इन रिफॉर्म्स के अंदर बात क्या कही गई थी, तो इन रिफॉर्म्स के अंदर बताया गया था कि जो भी लैंड ओनर्स है जिनके पास अच्छी खासी लैंड है और वो ऐसे डिप्राइव्ड सेक्शन को अपनी लैंड का 1/6 पार्ट दे दे, जिसकी वजह से उनकी भी हेल्प हो जाए, यानी कि जो ये इरेगुलरिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाए। डोनेटेड लैंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग लैंडलेस फार्मर्स एंड डिप्राइव्ड कम्युनिटीज, ठीक है। यानी कि जो भी डोनेटेड लैंड्स है वो किसको दी जाएंगी, तो वो जो भी लैंडलेस फार्मर्स हैं, यानी कि फार्मर्स का काम क्या है, एग्रीकल्चर करना। एग्रीकल्चर कहाँ पे की जाएगी, कोई एक आपके पास प्रॉपर लैंड होनी चाहिए, लेकिन जब आपके पास लैंड नहीं है तो फार्मर्स एग्रीकल्चर इरिगेशन की प्रोसेस करेगा कहाँ पे, ठीक है। तो इसी वजह से इन सारी चीज़ों के बीच में रेगुलरिटी लाने के लिए, एक जस्टिस लाने के लिए, इक्वलिटी लाने के लिए इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। और मूवमेंट में कहा गया था कि जो भी लैंड ओनर्स हैं जिनके पास एक लैंड का अच्छा सा एरिया है, वो अपना 1/6 पार्ट जो है वो लैंडलेस फार्मर्स या फिर जो डिप्राइव्ड कम्युनिटीज हैं उनको दे दें, ठीक है। राजस्थान इन्फोर्स द राजस्थान टेनेसी एक्ट इन 1955 एंड द राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1955 फॉर लैंड रिफॉर्म्स। अब राजस्थान इस कंटेक्स्ट में क्या करता है, यानी कि हम पूरी बात जो है वो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कर रहे हैं, तो लैंड रिफॉर्म्स के लिए जो राजस्थान है वो राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 और राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1955 को इम्प्लीमेंट करता है और इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जो लैंड रिफॉर्म्स हैं वो अच्छी तरीके से काम कर पाए। द गवर्नमेंट एक्सपेंडेड इरिगेशन फैसिलिटीज एंड एस्टेब्लिश द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फॉर क्विक सेटलमेंट्स एंड ऑफ लैंड डिस्प्यूट्स। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो है वो इरिगेशन फैसिलिटीज को एक्सपेंड करने का काम करती है और उसी के साथ साथ में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है उसको इस्टेब्लिश करती है, ताकि ये जो सेटलमेंट्स हैं वो थोड़े से जल्दी हो जाएं और उसी के साथ में जो लैंड के डिस्प्यूट्स हैं, जो इरेगुलरिटीज़ है और जो लोगों के बीच में जो अलग अलग रीजन्स के अंदर वायलेंस क्रिएट हो रहा है वो जल्दी से कम हो जाए। तो गवर्नमेंट का क्या स्टेप्स था, सबसे पहले उन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को क्रिएट किया। राजस्थान का क्या था, तो राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 को लेकर के आता है, उसी के साथ में राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1955 को लेकर के आते हैं और उसी के साथ में जो विनोबा भावे थे वो 18 अप्रैल 1951 को पोचमपल्ली तेलंगाना से भूदान मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सारी चीजें थी वो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड थी, यानी कि लैंड जो जमींदारी सिस्टम थी, जो इरेगुलरिटी थी, उसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए। अब आता है इरेडिक्शन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अब हमने एक रिफॉर्म को समझा जो कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था, ठीक है। अब यहाँ पे अनटचेबिलिटी है, यानी कि कहीं ना कहीं हमको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के बाद से जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 17 को लिखा तो हमने अनटचेबिलिटी को एक पनिशेबल क्राइम, एक पनिशेबल ऑफेंस बताया, लेकिन उससे पहले जब हम पास के हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं तो अनटचेबिलिटी के बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिलेंगे। प्रेजेंट की कंडीशंस में भी आपको कहीं ऐसी जगह देखने को मिलेंगी जहाँ पे अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जाता है, लेकिन प्रेजेंट के टाइम पे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा लॉ है और उसका आर्टिकल 17 हमको बताता है कि अनटचेबिलिटी जैसे जो क्राइटेरियाज हैं या जो भी लोग अनटचेबिलिटी को प्रमोट करते हैं तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है, एक पनिशेबल क्राइम है और उसके हिसाब से उनको जो है वो जेल भी हो सकती है या उनको पनिश भी किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्मर्स के नाम दिए गए हैं, जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, राजा राम मोहन रॉय हो गए, ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती फॉट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। तो अनटचेबिलिटी किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है, एक तरीके का सोशल डिस्क्रिमिनेशन है। सोशल यानी कि सोसाइटी यानी कि लोग जो हैं वो अलग अलग होंगे, कोई अपर कास्ट से बिलोंग करता है, कोई लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, कोई इन दोनों के बीच में जो है वो अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होगा, सोशल डिस्क्रिमिनेशन होगा। और महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, ये सारे लोग क्या कर रहे थे, इस सोशल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए इस अनटचेबिलिटी जैसे क्राइटेरिया जो सोसाइटी के अंदर थे बहुत ज्यादा फैले हुए, उनको कम करने के लिए कोशिश कर रहे थे, ठीक है। इक्वलिटी इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम
इंडिया को डेमोक्रेटिक नेशन बताते हैं, इंडिया को कहते हैं कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो जब इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो सबसे पहले वहां पे इक्वलिटी को प्रमोट करना होगा, और इक्वलिटी जो है वो डेमोक्रेसी का सबसे बेसिक प्रिंसिपल है। यानी कि अगर इक्वलिटी ही नहीं है, इक्वलिटी प्रमोट नहीं की जा रही है, लोग आज भी अनटचेबिलिटी या लोअर कास्ट अपर कास्ट को लेकर के ही लड़ाई कर रहे हैं, तो फिर डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को प्रमोट नहीं किया जा सकता, या ये नहीं कहा जा सकता कि इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो सबसे पहले अगर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की पहली बात कही जाए तो इक्वलिटी वहां पे सबसे फर्स्ट में लिखा जाएगा, ठीक है। एंड ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल सिटीजन्स का मतलब क्या है, किसी भी जेंडर से, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, या कहीं पे भी इंडिया के किसी भी रीजन में उसका बर्थ हुआ है, तो वो सारे सिटीजन जो हैं वो लॉ के सामने, लॉ के बराबर हैं, लॉ के सामने जो हैं वो इक्वल तरीके से उनको ट्रीट किया जाएगा, यानी कि सभी लोग जो हैं वो लॉ के सामने बराबर हैं, ठीक है। तो इक्वलिटी जो है वो क्या बताता है, इक्वलिटी डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। अब यहाँ पे आर्टिकल 17 जैसा कि अभी हमने समझा था, तो आर्टिकल 17 क्या कहता है कि जो आर्टिकल 17 है वो अनटचेबिलिटी को एक पनिशेबल ऑफेंस बनाता है, एक पनिशेबल क्राइम बनाता है। यानी कि जिस तरीके से पास के हिस्ट्री में आप अनटचेबिलिटी जैसे क्राइटेरियाज को या अनटचेबिलिटी जैसे प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन आज के टाइम पे अगर आप ऐसे करते हैं, अनटचेबिलिटी को प्रमोट करते हैं, या किसी भी तरीके का जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो आपको आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रोक सकता है, और वो ये बताएगा कि ये जो है वो एक पनिशेबल ऑफेंस है, जिसकी वजह से आपको जो है वो सजा हो सकती है। द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 वाज इनेक्टेड टू एबॉलिश अनटचेबिलिटी, और आर्टिकल 17 के साथ साथ ही प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स का, सिविल राइट्स एक्ट जो था 1955 का, वो भी ये बताता है कि अनटचेबिलिटी जो है उसको एबॉलिश करना चाहिए। अनटचेबिलिटी जैसे प्रिंसिपल्स आज के टाइम पे सोसाइटी के लिए सही नहीं है। द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 प्रोटेक्ट दलित एंड ट्राइबल कम्युनिटीज। अब जब हम मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, मार्जिनलाइज सेक्टर के बारे में जो हमने चैप्टर नंबर 5 को पढ़ा था, तो उस टाइम पे हमको समझ में आता है कि जो शेड्यूल कास्ट है, एससी है, एसटी हैं, उनके प्रिवेंशन के लिए तो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 को लाया गया था। यानी कि ये जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, मार्जिनलाइज सेक्टर है, इन सब के लिए जो है एक एक्ट होना जरूरी है उनके प्रिवेंशन के लिए, और वो कौन सा था, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट वर्क्स फॉर द एजुकेशन एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वीकर सेक्शन। अब इसी के साथ साथ में जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट है वो क्या काम कर रहे हैं, वो एजुकेशन को प्रमोट करने का, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वीकर सेक्शन के लिए उनको प्रमोट करने का, उनको सही तरीके से बनाने का जो काम है वो करते हैं। तो यहाँ पे एरेडिक्शन ऑफ अनटचेबिलिटी के अंदर हमने सबसे पहले कुछ रिफॉर्मर्स के नाम समझे, उन्होंने अनटचेबिलिटी जैसे क्राइटेरिया को खत्म करने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए। उसी के साथ में हमने आर्टिकल नंबर कौन सा पढ़ा था, 17 को पढ़ा था। आर्टिकल नंबर 17 कॉन्स्टिट्यूशन का ये बताता है कि अनटचेबिलिटी जैसे जो भी क्राइटेरिया हैं वो एक पनिशेबल ऑफेंस या पनिशेबल क्राइम के अंदर काउंट किए जाएंगे। उसी के साथ में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955 का एक्ट हमने समझा, और उसी के साथ में 1989 का प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट फॉर एससी एंड एसटी को समझा, ठीक है। और उसी के साथ में जो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो ये काम करते हैं कि एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, सोशल इकोनॉमिकल तरीके को प्रमोट किया जाए, डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए, जो भी वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए। अब आता है विमेन्स एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। तो हमने जब चैप्टर को स्टार्ट किया था तो हमने समझा था कि हम कुछ लैंड रिफॉर्म्स के बारे में समझेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी सोसाइटी के लिए कोई होता है तो वो है विमेन्स एजुकेशन। जिस तरीके से घर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, हमारी मम्मी है, ठीक है। उसी तरीके से सोसाइटीज के अंदर विमेन्स की एजुकेशन और उसी के साथ में उनकी एम्पावरमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है, और ये स्टेटमेंट सीधा आपसे पूछा जा सकता है। JL नेहरू मीन्स जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, और ये स्टेटमेंट क्या था कि अगर आपको किसी भी नेशन की कंडीशन को पता करना है, ठीक है, किसी भी नेशन की यानी कि किसी भी राष्ट्र की कंडीशन को आपको पता करना है, तो आपको वहाँ की विमेंस का स्टेटस देख लेना चाहिए। यानी कि वहाँ पे लिटरेसी रेट कितनी है, सेक्स रेशियो कितना है। अगर आप वहाँ की विमेंस की कंडीशन को देख लेते हैं तो आपको नेशन की कंडीशन का पता चल जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू का ये स्टेटमेंट था, उन्होंने ये कहा था कि द कंडीशन ऑफ अ नेशन डिपेंड्स ऑन द स्टेटस ऑफ इट्स विमेंस,
ठीक है, यानी कि किसी भी नेशन की कंडीशन का पता आप वहाँ की विमेंस के स्टेटस के हिसाब से पता कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी नेशन के अंदर विमेन जो हैं उनका सेक्स रेशो बहुत अच्छा है, ठीक है, सेक्स रेशो यानी कि पर 1000 मेल के ऊपर फीमेल्स की जो भी संख्या है, ठीक है, वो वहाँ का सेक्स रेशो होगा। उसी के साथ में विमेंस की जो लिटरेसी रेट है, ठीक है, अभी हम लिटरेसी रेट के ऊपर भी बात करेंगे कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे विमेंस की लिटरेसी रेट कितनी थी और इंडिपेंडेंस के बाद से 2011 की जो सेंसस हुई, जो जनगणना हुई, उस टाइम पे विमेंस की जो लिटरेसी रेट थी वो कितनी थी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो विमेंस को एम्पावरमेंट करने के लिए, विमेंस की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कई बार कुछ अलग अलग स्कीम्स के थ्रू, योजना के थ्रू गवर्नमेंट ले करके आती है। और इस चैप्टर में भी जब हम रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट के एफर्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमको विमेंस की कंडीशंस के बारे में भी पता होना चाहिए। In Rajasthan, patriarchal traditions negatively affected the social position of women. अब राजस्थान की जब पास्ट हिस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक पेट्रियार्कियल ट्रेडिशन आता है। पेट्रियार्कियल ट्रेडिशन मीन्स पितृसत्तात्मक जो सोच थी। आज के टाइम पे भी, प्रेजेंट के टाइम पे भी आपको बहुत सारे ऐसे रीजन्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे पेट्रियार्कियल ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है, ठीक है, यानी कि पितृसत्तात्मक डोमिनेंस ऑफ मेन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन राजस्थान के अंदर जो पैट्रियार्कल ट्रेडिशन था उसने कहीं ना कहीं जो सोशल पोजीशंस थी विमेंस की उसको नेगेटिवली अफेक्ट किया था, ठीक है, और इस वजह से जो विमेंस के लिए रिफॉर्म्स लाने की नीड थी, विमेंस के लिए जो प्रॉपर स्कीम्स लाने की, योजना लाने की जो नीड थी प्रेजेंट के टाइम पे भी और पास्ट के टाइम पे भी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। द कंडीशन ऑफ विमेंस वाज वीक इन टर्म्स ऑफ सेक्स रेशो, लिटरेसी, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे विमेंस की कंडीशंस को बताया गया, यानी कि जब आप सेक्स रेशो के बारे में बात करेंगे तो आपको पर 1000 मेल पे विमेंस कितनी है वो पता करना पड़ेगा सेक्स रेशो को समझने के लिए, ठीक है। और उसी के साथ में लिटरेसी रेट कितनी है, यानी कि जो महिलाएं हैं, जो विमेंस हैं, वो पढ़ी लिखी कितनी है, उसी के साथ में उनकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं तो उनको किस तरीके से कम किया जा सकता है। और एम्प्लॉयमेंट, यानी कि पेट्रियार्कल ट्रेडिशन है, पेट्रियार्कल ट्रेडिशन के अंदर मेंस का डोमिनेंस आपको देखने को मिलेगा। विमेंस की एजुकेशन इतनी नहीं थी, उनको स्कूल नहीं जाने दिया था, कॉलेजेस नहीं जाने दिया जाता था, जिनकी वजह से उनकी एजुकेशन प्रॉपर तरीके से पूरी नहीं हो पाती थी। और इन सब के चलते जब एम्प्लॉयमेंट की बारी आएगी, जब नौकरी की बारी आएगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आपको मेल का डोमिनेंस ही देखने को मिलेगा। तो इस वजह से जो विमेंस की एजुकेशन है और विमेंस की एम्पावरमेंट है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे सामने लेकर के आती है। और उसी के लिए आज के टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो कई सारी ऐसी स्कीम्स लेकर के आती हैं, कई सारे ऐसे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स लेकर के आती हैं, कई सारी ऐसी योजनाएं लेकर के आती हैं जिनकी वजह से इन सारी चीज़ों के अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स किए जा सकें। इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ विमेंस रिमेन अ मेजर चैलेंजेस फॉर द गवर्नमेंट। और उसी के साथ में यहाँ पे एक लाइन कही गई है कि गवर्नमेंट के लिए भी विमेंस के स्टेटस को इम्प्रूव करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है। और उसी के साथ साथ में और एक मेजर इंपॉर्टेंट चैलेंज बन जाता है गवर्नमेंट के लिए भी। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे अकाउंटेबल होना पड़ेगा, गवर्नमेंट को रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा विमेंस की कंडीशंस को सुधारने के लिए, ठीक है। अब जब इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करें तो इंडिपेंडेंस यानी कि 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे जब हम फीमेल की लिटरेसी रेट को समझेंगे, लिटरेसी क्या होता है, जिसको पढ़ना या लिखना आता है, रीड और राइट कर लेगा अगर कोई इंसान, पढ़ या लिख लेगा तो वो लिटरेट के अंदर काउंट किया जाएगा। जब हम चैप्टर नंबर 4 पॉपुलेशन को समझेंगे तो उसमें हमको पता चलेगा कि लिटरेसी रेट को काउंट कैसे किया जाता है और लिटरेसी रेट होता क्या है। तो जब 15 अगस्त 1947 के टाइम पे हम इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंस की बात करें और इंडिपेंडेंस के टाइम से जब हम लिटरेसी रेट विमेंस की बात करेंगे तो सिर्फ आपको 2.51% विमेंस जो हैं वो लिटरेट देखने को मिलेंगे 1951 के ईयर के अंदर, ठीक है। यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले जब आप 1951 का टाइम पीरियड देखेंगे तो उस टाइम पे आपको अगर 100 लोग हैं, ठीक है, टोटल 100 लोग हैं तो इन 100 लोग में से आपको सिर्फ 2 से 3 लोग जो हैं, 2 से 3 विमेंस जो हैं वो पढ़ी लिखी मिलेंगी। बाकी जो विमेंस हैं वो पढ़ी लिखी नहीं थी क्योंकि उनकी ऐसी कंडीशंस नहीं थी, ठीक है, जिनको स्कूल नहीं जाने दिया, कॉलेजेस नहीं जाने दिया,
एम्प्लॉयमेंट के अंदर उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम था, जिसकी वजह से लिटरेसी रेट उनकी सिर्फ 2.51% रह गई। लेकिन जब हम 2011 की सेंसस को समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि 2011 की जनगणना को समझने की कोशिश करते हैं, तो राजस्थान के अंदर फीमेल की जो लिटरेसी रेट थी वो 2.51%, जो कि 1951 के पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर थी, वहां से बढ़ करके 52.12% हो जाती है। यानी कि ये यहाँ से ग्रो किया, लेकिन फिर भी 52.12% जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। क्यों कम है? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल 100 लोग हैं और 100 लोग में से सिर्फ 50 लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, तो ये सिर्फ 50% शो करता है कि 50 लोग ही पढ़े लिखे हैं। और वैसे ही अभी जब हमने स्टेटस समझा था, जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट समझा था कि अगर किसी नेशन की कंडीशन को आपको समझना है तो वहाँ के विमेंस का स्टेटस देख लिया जाए, और यहाँ पे विमेंस का स्टेटस लिटरेसी रेट में सिर्फ 52.12% है, और वो भी 1951 के टाइम पे 2.51% था, जिसकी वजह से लिटरेसी रेट विमेंस के अंदर बहुत ज़्यादा कम थी। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस वेरियस इंसेंटिव स्कीम्स टू प्रमोट विमेंस एजुकेशन। जब हम चैप्टर नंबर 7 को समझेंगे तो प्रॉपर स्कीम्स को समझेंगे कि कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं, कौन कौन सी ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसकी वजह से जिनको लेकर के गवर्नमेंट आती है और फिर वो क्या करती है, विमेंस की एजुकेशन को प्रमोट करने का काम करती है। विमेन डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट आर की प्रायोरिटीज एंड सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस। विमेंस की जो डेवलपमेंट है और उसी के साथ में उनका एम्पावरमेंट है, वो सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए एक की प्रायोरिटी है। यानी कि किसी भी तरीके से हमको सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस को बताना है किसी नेशन की, तो हमको विमेंस के डेवलपमेंट को बताना होगा, विमेंस की एम्पावरमेंट को बताना होगा, क्योंकि सोसाइटी सिर्फ मेल्स की नहीं है, वहाँ पे विमेंस भी हैं। और जब हम डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को बात करें तो वहाँ पे हम इक्वलिटी को सबसे बेसिक प्रिंसिपल मान रहे हैं, और जब इक्वलिटी को सबसे बेसिक प्रिंसिपल मान रहे हैं तो यहाँ पे मेल और फीमेल, मेंस और विमेंस के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब आता है मेजर इनिशिएटिव्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फॉर विमेंस एम्पावरमेंट। ठीक है, तो मेजर इनिशिएटिव्स किस तरीके से लिए जाएंगे? विमेंस की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, या विमेंस की जो कंडीशंस थी पास्ट हिस्ट्री के टाइम पे उसको ध्यान में रखते हुए, राजस्थान जो है वो स्टेट कमीशन फॉर विमेंस बनाता है। यानी कि एक कमीशन है, और ये कमीशन कब बना था? तो 15 मई 1999 को बना था। ठीक है, यानी कि 15 मई 1999 को विमेंस की कंडीशन में सुधार लाने के लिए, या उनके साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनके लिए अकाउंटेबल होने के लिए एक कमीशन को बनाया जाएगा, और वो कमीशन था राजस्थान स्टेट कमीशन फॉर विमेंस। और ये कमीशन क्या करता था? तो ये कमीशन जो है वो इन्वेस्टिगेट करता था। इन्वेस्टिगेट किन चीज़ों को करता था? अगर विमेंस के साथ में कोई किसी भी तरीके का इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, या फिर उनको वर्क के अंदर इक्वल तरीके से नहीं रखा जाता, या फिर उनके वेलफेयर और उनके एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई काम है, इन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करता है और उनकी फाइल्स को गवर्नमेंट को सबमिट करता है, ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि किस तरीके से एक स्टेट के अंदर विमेंस की कंडीशंस हैं, और उन कंडीशंस के आधार पे क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स गवर्नमेंट को लेने चाहिए। और उसी के साथ में यहाँ पे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG के बारे में भी बात करता है। विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि SHG। अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? 15 to 20 विमेन्स का एक ग्रुप होगा, जिनको फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाने के लिए, एम्पावर बनाने के लिए जो है गवर्नमेंट काम करेगी। तो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम प्रमोट्स एम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अमॉन्ग विमेन्स। यानी कि विमेन्स के अंदर एक तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस लाने के लिए, और उसी के साथ में एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो 10 to 20 विमेंस का एक पर्टिकुलर ग्रुप होगा, यानी कि 10 से 20 औरतें उसमें होंगी, और वो क्या करेंगी? स्मॉल सेविंग्स को प्रैक्टिस करेंगी, और उसी के साथ में कलेक्टिव डिसीजंस फॉर सेल्फ रिलायंस, यानी कि उनसे रिलेटेड, उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव्स हैं, जो भी स्मॉल सेविंग्स हैं, उनको एम्पावर किया जाएगा, उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, और उसके अंदर वो सभी काम करेंगे, जिसकी वजह से उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल सके, फाइनेंशियल हेल्प मिल सके। और उसी के साथ में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके के जो ग्रुप्स हैं उनको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज देती हैं मार्केट के अंदर, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सके। यानी कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्राइटेरिया क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि 15 से 20 या फिर 10 to 20 विमेंस का एक ग्रुप होगा। ठीक है, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो हेल्प करेगी। और उसी के साथ में ये 10 to 20 विमेंस या सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो अगर किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं,
ठीक है, अपना काम करते हैं, तो इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मार्केट में गवर्नमेंट इनकी हेल्प करेगी। ठीक है, इनको क्या करेगी, हेल्प करेगी या फिर प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज इनको देगी। ठीक है, अब आता है द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन्स फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। जिस तरीके से राजस्थान स्टेट कमीशन फॉर विमेन्स लाया गया था 1999 15 मई को, उसी तरीके से जो विमेन्स है जिनके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसको बंद करने के लिए 2005 के अंदर एक एक्ट लाया गया था। और ये एक्ट क्या करता था, विमेन्स की प्रोटेक्शन करता था अगर उनके साथ किसी भी तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस होता है। ठीक है, और उनको एक क्विक लीगल रिलीफ प्रोवाइड करवाता था, यानी कि किसी भी तरीके से किसी विमेन के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उसके घर में उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, चाहे डॉवरी को लेकर के है, चाहे किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको जल्दी से जल्दी रिलीफ देने के लिए इस जो कमीशन है या फिर ये जो एक्ट है उसको लाया गया था। इट क्लियरली डिफाइंस डिफरेंट फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। और ये एक्ट के अंदर सिर्फ कुछ चीज़ें नहीं लिखी गई थी, इसके अंदर अलग अलग तरीके से बहुत सारे ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस के एग्जाम्पल्स लिखे गए थे और उनको बताया गया था कि इस तरीके का कोई भी क्राइम या इस तरीके का कोई भी वायलेंस अगर विमेंस के साथ में होता है तो फिर ये एक्ट के थ्रू उसके ऊपर जो है वो कार्यवाही की जाएगी। इन राजस्थान विमेंस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिशियल एक्ट एज प्रोटेक्शन ऑफिसर्स। और राजस्थान के अंदर जो विमेंस और चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिशियल्स हैं, यानी कि ये जो ऑफिसर्स हैं वो एज अ प्रोटेक्शन ऑफिसर यहाँ पे काम करेंगे। रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स प्रोवाइड मेडिकल सपोर्ट टू विक्टिम्स। अब जो भी रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल्स हैं और उसी के साथ में जो हेल्थ सेंटर्स हैं वो किसी ना किसी तरीके से उनको मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे जो भी विक्टिम्स हैं, या विक्टिम्स का मतलब जिन भी विमेंस के साथ में किसी भी तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस होता है। ठीक है, तो 2005 के एक्ट के हिसाब से उसको जल्दी से जल्दी लीगल तरीके से सॉल्व किया जाएगा और उसी के साथ में उनके साथ में अगर कोई और प्रॉब्लम है जिसमें मेडिकल सपोर्ट की नीड है तो रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल से या फिर हेल्थ सेंटर से उनको ये मेडिकल सपोर्ट मिलेगा। ये सारी जो चीज़ें हैं वो द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंदर लिखी गई है। अब आता है राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स सबला। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसे 11 to 18 ईयर्स की जो लड़कियां हैं उनके लिए राजीव गांधी एम्पावरमेंट एक कोई स्कीम है उसको लेकर के आया गया। और ये स्कीम क्या करती है, एम्पावरमेंट, ठीक है, गर्ल्स को एम्पावरमेंट करने का काम करती है, उनके न्यूट्रिशन का, उनके हेल्थ का और उनके ओवरऑल डेवलपमेंट का काम करती है। यानी कि 11 to 18 ईयर की जो एज है, ठीक है, वो किसी भी लड़की के लिए एक ग्रो करने की एज है। और जब वो ग्रो कर रही है तो उन सब चीज़ों में उसके साथ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर उसके हेल्थ को लेकर के, उसके न्यूट्रिशन को लेकर के या और भी किसी तरीके की डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, तो राजीव गांधी जो स्कीम है एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल सबला जो है उसके थ्रू इन सारी चीज़ों को सॉल्व किया जाएगा। इट प्रमोट लिटरेसी, यहाँ पे लिटरेसी को प्रमोट किया जाएगा, यानी कि उनके एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, उनकी जो स्किल्स हैं उनके डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाएगा और उसी के साथ में जो सोशल इश्यूज हैं उनके अवेयरनेस के ऊपर काम किया जाएगा। यानी कि विमेंस को लेकर के जो भी सोशल इश्यूज हैं उनको उनके लिए अवेयर किया जाएगा। उसी के साथ में अगर किसी भी तरीके की कोई स्किल्स है जिनको वो डेवलप करना चाहती हैं तो उसके लिए हेल्प की जाएगी। उसी के साथ में अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उनको पढ़ाया जाएगा और उसी के साथ में उनकी लिटरेसी रेट जो थी उसको अच्छा बनाने की कोशिश की जाएगी। द स्कीम्स टारगेट गर्ल्स एज, अब जो ये लड़कियां हैं वो कौन कौन से एज ग्रुप तक की होती हैं, तो 11 to 18 ईयर तक के एज ग्रुप की जो लड़कियां हैं जो कि मेजरली स्कूल्स के अंदर हैं या फिर स्कूल से ड्रॉप आउट हैं, उनकी स्किल डेवलपमेंट, उनकी लिटरेसी रेट, उनके हेल्थ, उनके न्यूट्रिशंस और उनके अंदर जो भी सोशल इश्यूज से रिलेटेड अवेयरनेस है उनको फैलाने का या उनको प्रमोट करने का काम जो है वो किया जाएगा। और उसी के बाद एक स्टेप इंपॉर्टेंट आती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है यहाँ पे बचाना भी है और पढ़ाना भी है, यानी कि लिटरेसी रेट को भी प्रमोट करना है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले जो है हमको बेटी को बचाना है। यानी कि जो फीमेल फिटिसाइड्स है उनको किस तरीके से खत्म कर दिया जाता था, यानी कि बहुत से लोग आज के टाइम पे भी और पास के टाइम पे भी जो लड़की है उसको जन्म नहीं लेने दिया जाता था। और इन सब के चलते एक बहुत बड़ा जो
पास का हमारा टाइम पीरियड रहा उसमें हम देखते हैं तो हमारे जो सेक्स रेशो था जिसमें फीमेल्स की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा कम थी और मेल का डोमिनेंस था, पेट्रियार्कियल सोसाइटी का डोमिनेंस था। तो इन सब के चलते जब हम इस तरीके की स्कीम्स लेकर के आते हैं तो वीमेंस की एम्पावरमेंट को हम इंकरेज करते हैं और उसी तरीके से अलग अलग स्कीम्स के थ्रू हम उनकी लिटरेसी रेट को, उनकी हेल्थ से रिलेटेड उनके सोशल इश्यूज को जो है वो सुधारने का काम करते हैं। ठीक है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है वो 2015 के अंदर लॉन्च किया गया था। अब ये पर्टिकुलर ईयर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 2015 के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है वो अभियान को लॉन्च किया गया था। और ये क्या काम करता था, तो जो चाइल्ड सेक्स रेशो है और जो गर्ल्स की एजुकेशन है उसको प्रमोट करने का काम करता था। यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशो जो है, यानी कि जो लड़के हैं उनकी बर्थ रेट बहुत अच्छी थी, उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन जब गर्ल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जो उनकी सेक्स रेशो है, उनका जो सेक्स रेशो है वो बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी के साथ में अगर कोई लड़की है भी सही तो उसकी एजुकेशन पूरी तरीके से नहीं हो पाती थी। कुछ कंडीशंस ऐसी रही हैं, हमने हिस्ट्री के अंदर इसको समझा है। तो इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, इनको बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट करने के लिए, लिटरेट बनाने के लिए, विमेंस की कंडीशंस को सुधारने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है वो 2015 के अंदर लॉन्च किया गया था। और ये क्या काम करता था, इट वर्क टू स्टॉप फीमेल फिटिसाइड्स एंड रिड्यूस स्कूल ड्रॉप आउट्स रेट अमॉन्ग्स गर्ल्स। ठीक है, यानी कि जो कन्या भ्रूण हत्या आपने सुना होगा, लड़कियों को जो है वो पेट के अंदर ही मार दिया जाता था, उनको जन्म नहीं लेने दिया जाता था। तो ये सारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं कम करनी है, और कम ही नहीं, इसको पूरी तरीके से खत्म करना है। आज के टाइम पे जब हम हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो पोस्टर देखते हैं कि किसी भी तरीके से इस तरीके की जो भी चेकअप्स हैं उनको करवाना जो है वो एक क्राइम है। लेकिन पास के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा होता था, जिसकी वजह से यहाँ पे सेक्स रेशो के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला था। ठीक है, विमेंस की कंडीशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला था, एजुकेशन लिटरेसी रेट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला था। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को कम करके विमेंस की कंडीशंस के अंदर विमेंस से रिलेटेड जो भी रिफॉर्म्स हैं, जो भी सोशल इश्यूज हैं, उनको सही करने का काम करते हैं। The program also ensure implementation of the right to education and better sanitation facilities for girls। और ये प्रोग्राम ये भी इंश्योर करता है कि जो भी प्रॉपर एजुकेशन के राइट्स हैं वो लड़कियों को मिलें, विमेंस को मिलें, और उसी के साथ में उनकी जो भी बेटर सैनिटेशन की प्रोसेस है, उनसे हेल्थ से रिलेटेड उनकी मेडिकल केयर ट्रीटमेंट, ये सारी जो चीज़ें हैं वो भी उनको बहुत अच्छे तरीके से मिल पाएँ। Key laws for women empowerment include the Hindu Succession Act 1956, Amendment 2005, the Dowry Prohibition Act 1961 and the Child Marriage Restraint Act 1925। अब यहाँ पे कुछ 3 एक्ट दिए गए हैं जो कि इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हैं, विमेंस की कंडीशन को अच्छा बनाने के लिए या विमेंस को एम्पावरमेंट बनाने के लिए। तो सबसे पहला है द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जिसको 2005 के अंदर अमेंडमेंट भी किया गया था, संशोधन भी किया गया था। उसी के साथ में डोरी जो है प्रोहिबिशन एक्ट, यानी कि जो दहेज की प्रथा थी जिसकी वजह से विमेंस को मार दिया जाता था, और उनकी कंडीशंस को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए जो डोरी प्रोहिबिशन एक्ट है 1961 उसको लाया गया, और उसी के साथ में जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है 1925 का उसको लाया गया, ताकि जो ये सारी कंडीशंस हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से सुधार किया जा सके। अब है इलेक्टोरल प्रोसेस। तो इलेक्टोरल प्रोसेस होता क्या है, इलेक्शन जो है इंडिया के अंदर वो मेनली कंडक्ट होते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको हम ईवीएम भी बोलते हैं। यानी कि ईवीएम के थ्रू इंडिया के अंदर इलेक्शंस होते हैं। अब ये ईवीएम है क्या, तो एक वोटिंग मशीन है जिसके अंदर लास्ट 16 जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम की एक प्रॉपर लिस्ट होती है। ठीक है, वोटर प्रेस अ बटन ऑन द ईवीएम टू कास्ट देयर वोट इंस्टेड ऑफ यूजिंग बैलेट पेपर। यानी कि पहले जो इलेक्शंस होते थे वो बैलेट पेपर के थ्रू होते थे, लेकिन आज के टाइम पे डिजिटल तरीके से हम ईवीएम की हेल्प से जो है वो इलेक्शंस को कंडक्ट करवाते हैं। और वोटर क्या करते हैं, ये 16 कैंडिडेट्स जो हैं, ठीक है, 16 कैंडिडेट्स हैं, और जिसको भी वोट करना है उसके सामने बटन को प्रेस करेंगे और वो वोट उस पार्टी के उस कैंडिडेट को चला जाएगा। एंड ईवीएम कैन रिकॉर्ड वोट्स फॉर अप टू 16 कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग द नोटा ऑप्शन। नोटा क्या है, नन ऑफ द अबव। ठीक है, यानी कि ईवीएम क्या करता है, उन सारे वोट्स को रिकॉर्ड करता है, जो भी 16 कैंडिडेट्स हैं उस ईवीएम मशीन की लिस्ट के अंदर, उनमें जिस जिस व्यक्ति को, जिस जिस कैंडिडेट को वोट मिला है उसको रिकॉर्ड करने का काम करता है। और उसी के साथ में जब आपको यहाँ पे लास्ट
आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे नोटा देखने को मिलेगा, यानी कि नन ऑफ द एबोव। नन ऑफ द एबोव का मतलब यानी कि ये जितने भी ऊपर के कैंडिडेट्स हैं उनमें से अगर आपको किसी को भी वोट नहीं करना है तो आप नोटा के ऑप्शन पे वोट दे सकते हैं। द इलेक्टोरल प्रोसेस इंक्लूड प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स, पोलिंग बूथ्स एंड कैंडिडेट लिस्ट। अब इलेक्टोरल प्रोसेस क्या होता है? इलेक्शन से पहले इलेक्टोरल प्रोसेस को लाया जाता है, और ये इलेक्टोरल प्रोसेस क्या है, यानी कि इलेक्टोरल रोल्स को, यानी कौन कौन से पार्टीज हैं, कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं, उनकी प्रिपरेशन करना, उसी के साथ में कहाँ कहाँ पे इलेक्शन होंगे तो जो पोलिंग बूथ्स हैं उनकी प्रिपरेशन करना, और उसी के साथ में जो कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी लिस्ट को तैयार करना इलेक्टोरल प्रोसेस का पार्ट होता है। The district election officer appoint a returning officer and polling officer for each booth। अब हर बूथ पे जहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स, रिटर्निंग ऑफिसर्स और पोलिंग ऑफिसर्स, इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है ताकि जो भी वोट हैं वो एथिकल तरीके से हो पाए। आफ्टर द पोलिंग बूथ द वोटर नेम इज वेरीफाइड एंड द फिंगर इज मार्क्ड विथ इंक। जो भी वो लोग जो हैं जो भी वोट कर रहे हैं वो जब पोलिंग बूथ पे जाएंगे तो उनके नाम को सबसे पहले तो वेरीफाई किया जाएगा और उसी के साथ में उनकी फिंगर को वोट देने के बाद मार्क कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से जिससे पता चल जाए कि इस पर्सन ने वोट दे दिया है। द वोटर साइन द रजिस्टर एंड कास्ट द वोट सीक्रेटली इनसाइड द वोटिंग केबिन। अब वोटर जो है वो वोट कैसे करता है, तो एक वोटिंग केबिन बना होता है जिसके अंदर जा करके वो अपने वोट को सीक्रेटली जिसको भी देना है उसको देता है, अगर नहीं देना है तो वो लास्ट में नोटा के ऑप्शन पे सेलेक्ट कर सकता है। वोट्स आर काउंटेड इन द प्रेजेंस ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर्स हु डिक्लेयर द फाइनल रिजल्ट्स। अब वोट जो हैं वो काउंट किए जाते हैं और काउंटिंग के बाद रिटर्निंग ऑफिसर्स की प्रेजेंस के अंदर ये सारी जो चीज़ें हैं वो डिक्लेयर्ड होती हैं और फाइनल रिजल्ट्स हमारे सामने आता है कि किस तरीके से इस पूरी इलेक्शन की प्रोसेस के बाद में कौन सा कैंडिडेट है जो जीत गया है, कौन सा कैंडिडेट है जो हार गया है। ठीक है, अब आता है सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन इन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम, स्वीप। ठीक है, स्वीप एक प्रोग्राम है जिसकी फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम, जो कि फ्लैगशिप इनिशिएटिव था। फ्लैगशिप इनिशिएटिव गवर्नमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स में से होते हैं, जैसे कि स्कीम्स होती हैं, योजना होती हैं, उसी तरीके से फ्लैगशिप प्रोग्राम्स भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं गवर्नमेंट के लिए। तो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या काम करेंगे, अवेयरनेस को स्प्रेड करने का काम, कि ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस थी, इलेक्टोरल प्रोसेस क्या थी, प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स, पोलिंग बूथ्स एंड कैंडिडेट लिस्ट, ये सारी जो चीज़ें करना है वो इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर काउंट होती हैं, और इसी इलेक्टोरल प्रोसेस की जानकारी जो है वो सभी लोगों तक पहुंच पाए उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो ये सारी जो चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुंचाएगा, और उसी के लिए जो स्वीप जैसा फ्लैगशिप इनिशिएटिव था उसको लाया गया था। इट एम टू इंक्रीज वोटर पार्टिसिपेशन एंड इनकरेज इन्फॉर्म एंड एथिकल वोटिंग अमॉन्ग सिटीजन्स। और स्वीप का एक दूसरा एम क्या था, ये सारे वोटर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि जो भी लोग वोट कर रहे हैं उनके बीच में एथिकल वोटिंग को इंक्रीज करने का काम करे। एथिकल वोटिंग यानी कि वोट देने के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के सामने आती हैं, और ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से कई बार वोटिंग जो है वो एथिकल वे में नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन जब इस प्रॉब्लम को डील कर रहा था, तो इस प्रॉब्लम को डील करते हुए जब स्वीप जैसा प्रोग्राम आता है, और स्वीप जैसा प्रोग्राम क्या करता है कि एथिकल वोटिंग को सभी लोगों तक पहुंचाने का, जो भी वोटर इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको इनकरेज करने का काम करता है, और उनके बीच में एथिकल वोटिंग को स्प्रेड करने का काम करता है। देयर आर टू ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वीप प्रोग्राम। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्वीप की डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन इन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। लेकिन आपसे इसके दो एम पूछ लिए जाएं, सबसे पहले तो ये है क्या, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन पूरी इलेक्टोरल प्रोसेस को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बताता है। उसी के साथ में ये एम करता है कि जो वोटर का पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हो, उसी के साथ में इंकरेज करता है एथिकल वोटिंग को, और इन्फॉर्म करता है उन सारे वोटर्स को कि एथिकल वोटिंग और इलेक्टोरल प्रोसेस पूरी तरीके से होती कैसे। ठीक है, उसी के बाद में जब आपसे इसके दो ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएं तो आप लिख सकते हैं कि फेयर वोटिंग यानी कि सही तरीके से वोटिंग की जानी चाहिए, एक इम्पार्शियल तरीका होना चाहिए और एथिकल वोटिंग होनी चाहिए, ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव था। और उसी के साथ में इन्फॉर्म्ड वोटिंग
और वोटिंग विथ अवेयरनेस, यानी कि आप किसको वोट कर रहे हैं, वोटिंग होती कैसे है, इलेक्टोरल प्रोसेस क्या है, एथिकल वे क्या है, इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन। और उसी के साथ में वोटिंग विथ अवेयरनेस, यानी कि आप किसी भी कैंडिडेट को सेलेक्ट कर रहे हैं, किसी भी पार्टी के किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए। ये जो सारी चीज़ें हैं वो स्वीप प्रोग्राम के अंदर बताई गई थी। अब आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरटीआई भी बोलते हैं, ठीक है, आरटीआई। तो आरटीआई पूछ ले या राइट टू इन्फॉर्मेशन पूछे आपसे, ये दोनों जो चीज़ें हैं वो सेम है, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन है क्या? तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक ऐसा मूवमेंट था जो भीम तहसील ऑफ राजसमंद राजस्थान से स्टार्ट हुआ था। यानी कि राजसमंद की एक भीम तहसील है जहाँ से आरटीआई जो है वो मूवमेंट एक स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे जो लेबर्स थे वो कुछ डिमांड कर रहे थे अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को लेकर के। यानी कि जो लेबर्स हैं काम कर रहे हैं, लेकिन उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कहाँ पर हैं, कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कितनी नहीं हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ के ऑफिसर्स जो हैं वो उन लोगों तक नहीं पहुँचा पा रहे थे, जिसकी वजह से भीम तहसील के अंदर जो आरटीआई है वो स्टार्ट होता है। यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि जो जानकारी है वो लोगों को मिलनी चाहिए, ठीक है। राजस्थान बिकम द फर्स्ट स्टेट टू पास द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन 2000, और इन्हीं सब के चलते आरटीआई जो है वो आरटीआई एक्ट 2000 के अंदर राजस्थान के अंदर सबसे पहले स्टार्ट होता है। यानी कि इंडिया के अंदर आरटीआई लॉन्च करने वाला, आरटीआई को लाने वाला सबसे पहला स्टेट कौन सा था आपसे पूछा जाए तो वो स्टेट था आपका राजस्थान। द मूवमेंट लेटर स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। जब राजस्थान के अंदर 2000 में आरटीआई एक्ट आ गया था तो ये फिर नेशन वाइड भी स्प्रेड होता है, सभी स्टेट इसको धीरे धीरे जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इन 2005। जब 2000 के अंदर राजस्थान में आता है तो उसी के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि पूरी कंट्री के अंदर आरटीआई एक्ट के लिए 2005 के अंदर जो बिल है वो पास हो जाता है। द एक्ट प्रमोट्स। अब एक्ट करता क्या है? तो एक्ट ट्रांसपेरेंसी लेकर के आता है, अकाउंटेबिलिटी लेकर के आता है, पब्लिक का पार्टिसिपेशन, ताकि वो उनको अलाउ किया जा सके कि उनके जो भी गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन है वो उनको दी जा सकती है। यानी कि आरटीआई को सिंपल तरीके से समझे, यानी कि मैं हूँ, मुझे किसी गवर्नमेंट ऑफिस में किसी चीज़ की जानकारी चाहिए और उसके लिए अगर मुझे कोई ऑफिसर मना कर देता है तो मैं उसको कहूँगा कि अकॉर्डिंग टू आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन मुझे ये चीज़ जानने का अधिकार है और मैं फिर उन सारी इन्फॉर्मेशन को अपने पास ले सकता हूँ। यही आरटीआई है। अब इससे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सबसे पहले आरटीआई आया कहाँ था? तो राजस्थान के अंदर आया था। कब आया था पूछ ले तो 2000 के अंदर आया था। और फिर इंडिया के अंदर आया तो इंडिया के अंदर कब आया? तो आपको पर्टिकुलर ईयर याद रखना है, 2005। ये दो इंपॉर्टेंट ईयर हैं। और आरटीआई है, आरटीआई करता क्या है? तो जो भी ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी है, जो भी ऑफिसर्स हैं, जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसेस हैं वो लोगों के लिए अकाउंटेबल होंगे, उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है उनके बीच में ट्रांसपेरेंसी रखेंगे और उसी के साथ में जो लोगों का पार्टिसिपेशन है कि उनको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो उनको प्रॉपर तरीके से मिल पाए। यही सारी जो चीज़ें हैं वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर आती हैं। अब आता है राइट टू चिल्ड्रन, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, ठीक है। यानी कि लोग जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन लाने के लिए एक एक्ट लाया गया था और ये द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट टू मेक एजुकेशन फ्री एंड एक्सेसिबल, ठीक है। यानी कि लोग जो बच्चे हैं इंडिया के उनके बीच में फ्री और फेयर एजुकेशन लाने के लिए इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था। राजस्थान इम्प्लीमेंट द एक्ट थ्रू इट्स स्टेट लॉ इन 2010 इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2011, ठीक है। तो राजस्थान इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करता है और इस एक्ट को जब ले करके आता है तो वो ईयर कौन सा था? 2010 था। लेकिन फिर ये अगले साल 2011 के अंदर इम्प्लीमेंट होता है और 2011 से फिर ये एक्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से राजस्थान के अंदर चल रहा है। एक्ट क्या काम करता है? तो ये प्रोवाइड करता है फ्री और कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस, ठीक है। यानी कि जो भी एलिमेंट्री एजुकेशन है यानी कि 6 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं उनके बीच में फ्री और कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन जो है उसको प्रमोट करने का काम करता है और ये बताता है कि इस एक्ट के थ्रू जो भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनके बीच में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी ही चाहिए,
ठीक है। चिल्ड्रन कैन टेक एडमिशन इन एज अप्रोप्रिएट क्लास टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन। इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हैं। और प्राइवेट स्कूल जो हैं उनके अंदर 25% जो सीट्स हैं उनको रिजर्व रखा जाएगा जो भी वीकर सेक्शन है। ठीक है, यानी कि जो भी वीकर सेक्शन के बच्चे हैं जिनको एजुकेशन सही तरीके से नहीं मिल पा रही है या फिर किसी न किसी तरीके से वो एजुकेशन को नहीं ले सकते, तो ये एक्ट बताता है कि जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर 25% जो सीट्स हैं उनको रिजर्व रखा जाएगा जो भी वीकर सेक्शन है। और इनके अंदर हेल्प कौन करेगा, तो इनके अंदर जो गवर्नमेंट है वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी। यानी कि गवर्नमेंट के सपोर्ट से, कुछ प्राइवेट सपोर्ट से जो भी 25% सीट्स हैं जहाँ पे वीकर सेक्शन के बच्चे अपनी एलिमेंट्री कंपलसरी एजुकेशन को लेने आएंगे, तो उसमें अगर कोई हेल्प चाहिए तो गवर्नमेंट भी करेगी। और उसी के साथ में ये जो एक्ट है वो बताता है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके बीच में ये फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, अब कुछ चिल्ड्रन राइट्स के बारे में बात करें तो 20 नवंबर 1989 को एक कन्वेंशन साइन होता है, राइट टू चाइल्ड रिकॉग्नाइज सिविल कल्चरल सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन। यानी कि बच्चों के भी जो अधिकार हैं, चाहे कल्चरल तरीके से, सोशल तरीके से, इकोनॉमिक तरीके से, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए 1989 के अंदर एक कन्वेंशन देखा जाता है। और एक कन्वेंशन यूएन के अंदर देखा जाता है। इट इज बेस्ड ऑन 4 प्रिंसिपल। इसके 4 प्रिंसिपल होते हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, ठीक है, राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू डेवलपमेंट एंड राइट टू पार्टिसिपेशन। यानी किसी भी चीज में पार्टिसिपेशन का राइट, किसी भी चीज के अंदर प्रोटेक्शन का राइट, किसी भी चीज के अंदर डेवलपमेंट का या फिर राइट टू लाइफ का जो भी अधिकार है वो बच्चों को मिलेगा। इस तरीके से जो चिल्ड्रंस के राइट्स हैं उनको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। अब आता है चाइल्ड हेल्पलाइन। ठीक है, तो चाइल्ड हेल्पलाइन क्या है, 1098। ठीक है, यानी कि बच्चों को लगता है कि उनके साथ किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव निकाला कि हम एक हेल्पलाइन बनाते हैं 1098, जो कि 24 ओवर टोल फ्री है। और ये इमरजेंसी है जिसमें बच्चों के साथ किसी भी तरीके का अब्यूज होता है या नेग्लेक्टेड किए जाते हैं या कोई भी अबंडेंट चिल्ड्रन है जिसको केयर और प्रोटेक्शन की नीड है, तो वो 1098 पे कॉल करके इन सारी चीज़ों को सुधार सकता है। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो 1098 यही इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज इसमें इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। ठीक है, अगर सीधा सा पूछ ले कि क्या है हेल्पलाइन नंबर, तो 1098 आपको पता होना चाहिए। उसी के साथ में गवर्नमेंट वर्क टू एड्रेस चाइल्ड प्रोटेक्शन इशू सच एज चाइल्ड मैरिज, फीमेल फिटिसाइड्स, चाइल्ड लेबर, लो चाइल्ड सेक्स रेशो एंड मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, मेल न्यूट्रिशन से रिलेटेड या किसी भी तरीके का कोई चाइल्ड लेबर करवाता है, फोर्स लेबर करवाता है, उसी के साथ में लो चाइल्ड सेक्स रेशो है, उसी के साथ में चाइल्ड मैरिज जैसी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इन सब इश्यूज को सुधारने के लिए गवर्नमेंट जो है वो चाइल्ड हेल्पलाइन जैसे नंबर लेकर के आती है, कुछ इनिशिएटिव्स लेकर के आती है, चिल्ड्रंस को अपने राइट देती है। उसी के साथ में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जैसे एक्ट हैं उनको लेकर के आने की बात कहती है। साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम। अब रिफॉर्म्स जो हैं, हमारा चैप्टर जो था वो था गवर्नमेंट के एफर्ट्स क्या हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या हैं। तो प्रेजेंट के टाइम पे, पास्ट के टाइम पे हम विमेंस की कंडीशंस को देखते हैं, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, भूदान मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, लेकिन प्रेजेंट के टाइम पे साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम जैसे जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी क्या है, एक तरीके से इंटरनेट कनेक्शन, जो भी डिवाइसेस हैं, जो भी सॉफ्टवेयर हैं, जो भी डेटाज हैं, जो ये सारी जो चीज़ें हैं वो किसी भी अनऑथोराइज एक्सेस से बचने के लिए आपको प्रोटेक्ट करता है साइबर सिक्योरिटी। इसके लिए भी प्रॉपर तरीके से डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स साइबर सिक्योरिटी, जो भी साइबर फ्रॉड्स होते हैं, एटीएम से रिलेटेड फ्रॉड्स होते हैं, आपको पता होगा कि आजकल जो भी ओटीपी मांग के आपके बैंक बैलेंस को खाली कर दिया जाता है, इस तरीके के जो भी क्राइम्स हैं वो साइबर सिक्योरिटी या साइबर क्राइम्स के अंदर काउंट किए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को आज के टाइम पे कम करने के लिए भी गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से इनिशिएटिव्स लेती है। कंप्यूटर एक्सपर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स इंश्योर द सेफ्टी ऑफ डिजिटल सिस्टम्स एंड इंफॉर्मेशन। अब कंप्यूटर के जो एक्सपर्ट्स हैं और उसी के साथ में जो आईटी सेक्टर के प्रोफेशनल्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो प्रोफेशनल्स हैं, जो इस काम को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो इन सारी सेफ्टीज को और डिजिटल सिस्टम और ये इंफॉर्मेशन है उसको सेफ रखने के लिए इंश्योर करता है और इस तरीके से काम करता है कि साइबर सिक्योरिटी या साइबर क्राइम जो है वो बहुत कम हो सके। ठीक है, साइबर अटैक्स के टाइप क्या क्या हो सकते हैं,
तो इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन टू प्रिवेंट साइबर क्राइम्स इन द डिजिटल एज। प्रेजेंट का टाइम जो है वो डिजिटल एज के अंदर काउंट किया जाता है, यानी कि मोबाइल, लैपटॉप्स, कंप्यूटर, इन सारी चीज़ों का आज का टाइम है, ठीक है। और इन सब के चलते जो क्राइम्स हैं वो भी किस तरीके के होंगे, साइबर क्राइम्स होंगे, ठीक है। पहले चोरियां होती थी, आज के टाइम पे ओटीपी मांगेगा कोई अनएजुकेटेड पर्सन है जिसको इन सब चीज़ों के बारे में, डिजिटलाइजेशन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता, वो ओटीपी शेयर कर देगा, तो हो सकता है उसके साथ कोई बैंक का फ्रॉड हो जाए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को डिजिटल एज के अंदर कम करने के लिए, साइबर अटैक्स को रोकने के लिए इनिशिएटिव जो हैं, रिफॉर्म्स जो हैं, उनकी नीड होती है। अब पहला साइबर अटैक किस तरीके का हो सकता है, तो रैंसमवेयर एक तरीके का साइबर अटैक है। कैसे होता है, अ टाइप ऑफ malware दैट encrypts फाइल्स एंड डिमांड रैंसम टू रिस्टोर एक्सेस। कंप्यूटर को या फोन को हैक कर लिया जाएगा और फिर रैंसम की डिमांड की जाएगी। रैंसम की डिमांड यानी कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी की डिमांड की जाएगी कि इतने पैसे जब आप हमको देंगे तो उसके बाद आपका जो डिवाइस है उसको वापस आपको दे दिया जाएगा, या जो भी फाइल्स इनक्रिप्ट हुई हैं उनको सही कर दिया जाएगा। तो इस तरीके का पहला अटैक रैंसमवेयर हमारे सामने आता है साइबर अटैक के अंदर। दूसरा आता है मेलवेयर, हार्मफुल सॉफ्टवेयर सच एज वायरसेस, worms and trojan horses that damage systems and data। ठीक है, तो कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं या कुछ ऐसे वॉर्म्स होते हैं या कुछ ऐसे टॉर्जन हॉर्सेस हैं, किसी न किसी ऐप के थ्रू या किसी न किसी डिजिटल अटैक के थ्रू इनको आपके सॉफ्टवेयर में जो है वो लाया जाता है, और इन सब के चलते जो भी आपका सिस्टम है या जो भी आपका डेटा है, जो भी पर्सनल डेटा है, उसको उसके साथ किसी न किसी तरीके से छेड़छानी की जा सकती है, जिसकी वजह से साइबर अटैक्स को कम करने के लिए जो है आईटी प्रोफेशनल्स या कंप्यूटर एक्सपर्ट हमेशा काम करते हैं। गवर्नमेंट भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू इन अटैक्स को कम करने की कोशिश करती है। और एक होता है साइबर फ्रॉड, यानी कि ऑनलाइन डिसेप्शंस यूज्ड टू स्टील पर्सनल डेटा एंड पासवर्ड थ्रू मेथड्स लाइक फिशिंग एंड स्पूफिंग। ठीक है, यानी कि एक साइबर फ्रॉड होता है जिसके अंदर दो एग्जाम्पल, एक तो फिशिंग का है, एक स्पूफिंग का है। ये दो तरीके क्या हैं, तो फिशिंग क्या है, एक तरीके का एक ऑनलाइन फ्रॉड है जिसके अंदर कोई आपके पास डिसेप्टिव ईमेल आ सकता है जो कि यूजर को सेंड किया जाएगा और वो ऐसा प्रिटेंड करेगा कि वो किसी न किसी ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन से है। फॉर एग्जाम्पल फिशिंग के अंदर क्या होगा, पर्टिकुलर आपके पास कोई कॉल आता है, कोई ईमेल आता है या कोई मैसेज आता है और वो ये बताएगा कि हम इस बैंक से बात कर रहे हैं या इस इंस्टीट्यूशन से बात कर रहे हैं, तो वो आपको लगेगा कि कोई ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन है, और जिसकी वजह से आप उस पर बिलीव करके अपनी इंफॉर्मेशन अगर उसके दे देते हैं तो हो सकता है कि आपके साथ में फिशिंग जैसे साइबर अटैक जो है या साइबर फ्रॉड है वो होने की संभावना हो जाए। इट एम टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंड नेट बैंकिंग डेटा। और इनका प्रॉपर एम क्या होता है कि ये जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आपके एटीएम का पिन हो गया या आपके क्रेडिट कार्ड हो गया या आपकी जो नेट बैंकिंग का डेटा है जो कि पर्सनली आपको पता होना चाहिए, इन तरीके की जो चीज़ें हैं या इस तरीके की जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको चुराने का काम करते हैं, और उसी के चलते आपके साथ फ्रॉड होने का जो चांस है वो बढ़ जाता है। स्पूफिंग एक सेकंड ऑप्शन है, और वो क्या है, एक तरीके का साइबर फ्रॉड है जिसमें पर्सन इस तरीके से प्रिटेंड करता है कि वो एक किसी ट्रस्टेड इंडिविजुअल या किसी ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन से है, और उसी के साथ में वो आपकी आइडेंटिटी को स्टील कर देता है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा लेता है, किससे, विक्टिम से। यानी कि जिसके साथ भी वो ये कर रहा है वो उसको ऐसे प्रूव करेगा कि वो कोई ट्रस्टेड इंडिविजुअल है या फिर कोई ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, और उस तरीके से फिर आपसे वो सारी डिटेल्स को कलेक्ट करेगा, और हो सकता है कि इन सब के चलते आपके साथ में फ्रॉड हो जाए। तो इन सब को कम करने के लिए प्रेजेंट के टाइम पे डिजिटल एज में, जब डिजिटल एज चल रही है उस टाइम पे इन सब चीज़ों को कम करने के लिए भी गवर्नमेंट जो है वो कई बार सिक्योरिटी मेजर्स को लेती है, और गवर्नमेंट इन साइबर सिक्योरिटी मेजर्स को लेती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू इनको कम करने की कोशिश करती है। द गवर्नमेंट इज मेकिंग कंटिन्यूस एफर्ट फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। अब गवर्नमेंट जो है वो स्टेट की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, यानी कि विमेंस के लिए, चाइल्ड के लिए, लैंड्स से रिलेटेड कोई भी रिफॉर्म्स है या फिर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी रिफॉर्म्स है, उन सब के लिए कहीं ना कहीं एफर्ट करती है ताकि जो स्टेट की ओवरऑल डेवलपमेंट है वो हो सके। वेरियस प्रोग्राम्स आर कंडक्टेड टू इम्प्रूव द कंडीशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ विमेंस। जैसे कि हमने विमेंस की कंडीशंस के बारे में समझा था, तो उस टाइम पे हमको पता चला था कि गवर्नमेंट है वो कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स को लेकर के आती है जो कि विमेंस की कंडीशन को इम्प्रूव करते हैं और उनको एम्पावरमेंट बनाने का काम करते हैं। एम्पावरमेंट बनाने का काम कैसे हो रहा था, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए थे,
ठीक है। विमेंस के लिटरेसी रेट के अंदर, विमेंस के सेक्स रेशो के अंदर सुधार लाने की कोशिश कर रही जा रही थी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट अलग अलग इनिशिएटिव्स को लेकर के आती है। सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन इनकरेज सिटीजन टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर वोट। लोगों को अपने वोट की इंपॉर्टेंस समझाने के लिए सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन, स्वीप जैसे जो प्रोग्राम्स थे, उसी के साथ में इलेक्टोरल का जो पार्टिसिपेशन है, जब आप एक वोट करते हैं तो आपका एक वोट कितना इंपॉर्टेंट है उसको इंकरेज करने के लिए, लोगों तक वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए इलेक्शन कमीशन किस तरीके से काम करता है, इलेक्टोरल प्रोसेस किस तरीके से होती है, इन सब चीजों को लाने के लिए भी गवर्नमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेती है। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। अब आरटीआई का एक्ट हमने समझा था, वो क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करने का और लोगों तक जो न्यूज़ है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, 6 to 14 ईयर के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात कही जाती है। तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट जो है वो बच्चों को ये राइट प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। अवेयरनेस प्रोग्राम लेकर के आती है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम हो गए जिसमें लोगों को अवेयर किया जाता है, ठीक है। क्यों कंडक्ट किए जाते हैं, प्रमोट एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का टाइम चल रहा है अभी, और टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम चेंज होती जाती है, बहुत से लोग इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते। तो इन सब के चलते कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं वो भी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम लेकर के आती है। द गवर्नमेंट स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट हिडन साइबर क्राइम्स एंड डिजिटल सेफ्टी। जो भी आप फोन चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, उनके लिए जो डिजिटल सेफ्टी है, किसी भी तरीके का साइबर क्राइम होने की संभावना है, फिशिंग, स्पूफिंग टाइप की साइबर क्राइम, तो उनको कम करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो अवेयरनेस फैलाने का काम करती है। दिस कंबाइन एफर्ट्स लेड द स्टेट टुवर्ड सोशल रिफॉर्म्स एंड प्रोग्रेस। तो ये सारी चीजें मिला करके, साइबर क्राइम हो गया, राइट टू चिल्ड्रन हो गया, उसी के साथ में विमेंस की कंडीशन हो गया, इलेक्शन की प्रोसेस, इलेक्टोरल प्रोसेस हो गया, वेरियस प्रोग्राम्स हो गए जिसमें विमेंस की कंडीशन को एम्पावर्ड किया जा रहा है, सुधारा जा रहा है, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक स्टेट की ओवरऑल डेवलपमेंट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है और हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि विमेंस की लिटरेसी रेट को पूछा गया है, ठीक है। लेकिन विमेंस की लिटरेसी रेट आपको पूछी गई है सेंसस 2011 के हिसाब से, यानी कि सेंसस 2011 के हिसाब से लिटरेसी रेट अलग थी, लेकिन इंडिपेंडेंस के टाइम पे यानी कि 1951 के टाइम पीरियड पे जब आप देखते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको लिटरेसी रेट 2.51% के आसपास देखने को मिलती थी, जो कि बहुत कम थी। तो अगर आपसे यहाँ पे सेंसस 2011 नहीं दिया जाए और पूछा जाए कि विमेन की लिटरेसी रेट इंडिपेंडेंस के टाइम पे कितनी थी, तो आपका आंसर होना चाहिए 2.51%। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि सेंसस 2011 के टाइम पीरियड पे विमेन्स की लिटरेसी रेट कितनी थी, तो ये कितनी थी, 52.10% थी, ठीक है। उसी के साथ में हु इज द फादर ऑफ भूदान मूवमेंट, तो हमने अलग अलग रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ा था, राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी हो गए, इस तरीके से बहुत सारे थे। लेकिन जब हम लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे तो पोचमपल्ली तेलंगाना से जो भी भूदान मूवमेंट की स्टार्ट जिन्होंने किया था वो कौन थे यहाँ पे, तो विनोबा भावे थे, ठीक है। उसी के साथ में यहाँ मैच द कॉलम है, मैच द कॉलम के अंदर सबसे पहले वीवीपैट है, फिर ईवीएम है, फिर नोटा है, फिर मजदूर किसान शक्ति संगठन है, और फिर है कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे तो बैलेट पेपर को खत्म करके हमने ईवीएम के थ्रू इलेक्शंस को हेल्ड करवाना स्टार्ट किया। तो ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहाँ पे है, ये रहा, यानी कि ईवीएम की फुल फॉर्म पूछिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। कितने कैंडिडेट होते हैं इसमें, तो 16 कैंडिडेट होते हैं। लास्ट ऑप्शन कौन सा होता है, तो नोटा का होता है, ठीक है। उसी के साथ में वीवीपैट है, वीवीपैट यानी कि वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है। उसी के साथ में नोटा यानी कि नन ऑफ द एबोव या फिर नन ऑफ दिस, ठीक है। नन ऑफ दिस या फिर नन ऑफ द एबोव जो है वो लास्ट ईवीएम का ऑप्शन होता है। और उसी के साथ में मजदूर किसान शक्ति संगठन जो है, तो हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था, और जब लेबर्स के साथ में भीम तहसील के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी तो वहाँ पे उनके पास राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक्ट नहीं था,
जिसकी वजह से उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी। तो फिर हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन के इनिशिएटिव्स एक्ट को पढ़ा था, और जब हम चाइल्ड के राइट्स के कन्वेंशन की बात करते हैं तो वो हम यूएन नेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ मैच द कॉलम थे जो कि आपके सामने है। सबसे पहले वीवीपैट पूछा था, फिर ईवीएम है, फिर नोटा है, फिर मजदूर किसान शक्ति संगठन, तो ये आपके आरटीआई से रिलेटेड है। आरटीआई के बाद में कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर है, तो ये यूएन से रिलेटेड है। ठीक है, नोटा नन ऑफ दिस या नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो भी ऊपर के कैंडिडेट्स हैं 16 लिस्ट होती है ईवीएम के अंदर, उसमें से अगर आप किसी को भी पसंद नहीं करते, अपना वोट नहीं देना चाहते, तो आप नोटा पे टिक कर सकते हैं। ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसको बैलेट पेपर को खत्म करके ईवीएम जैसे क्राइटेरिया को लाया गया था, ताकि जो एथिकल वे में वोटिंग है अच्छी तरीके से वो हो पाए। और उसी के साथ में एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है कि व्हेन वाज विमेन कमीशन एस्टेब्लिश, तो विमेन कमीशन जो था वो कब आया था? 15th ऑफ मई 1999 को आया था। ये हमने विमेंस एम्पावरमेंट, विमेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में जब विमेंस की कंडीशंस को समझ रहे थे तब हमने पढ़ा था। तो 15th ऑफ मई 1999 को विमेन कमीशन लाया गया था। ये क्या काम करता है? तो इन्वेस्टिगेट करता है उन सारी चीज़ों को जो भी विमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो ये था आज का आपका चैप्टर, जो गवर्नमेंट एफर्ट्स हैं, गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव्स लेकर के आती हैं, जिसमें हमने सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स के बारे में समझा था, फिर विमेंस की कंडीशंस के बारे में समझा था, फिर इलेक्टोरल प्रोसेस को समझा, फिर चाइल्ड के राइट्स को समझा, और उसी के साथ में लास्टली हमने कुछ ऐसे साइबर सिक्योरिटी मेजर्स को देखा। इन सारी चीज़ों को देख करके हमको समझ में आता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से इनिशिएटिव्स लेकर के आती है, किस तरीके से रिफॉर्म्स लेकर के आती है, और इन सब के चलते किस तरीके से एक स्टेट का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है। आई होप यू लाइक द क्लास, थैंक यू। और इससे रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स हैं या कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमको कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। थैंक यू।